अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज हम आपके पास एक नए सबक के साथ हाजिर हैं और सबक का नाम है सयाना बादशाह। ठीक है, सबक के जो मुसन्निफ़ हैं वो सिंधी अदब से ताल्लुक़ रखते हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से भी उनका ताल्लुक़ है। नाम उनका है डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच। ठीक है, और इनकी वजह शोहरत जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो ये है कि इन्होंने सिंधी उर्दू लुग़त और सिंधी लुग़त तरतीब दिया। ठीक है, आसान बनाया पढ़ने के लिए। अच्छा, अब हम कहानी की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि कहानी का नाम है, सबक का नाम है हमारे सयाना बादशाह और ये कहानी की सूरत में है। और कहानी ये क्या कहलाती है? लोक कहानी। अब लोक कहानी आपने ऊपर बोर्ड में देखा, लिखा हुआ है सबक के नीचे। तो लोक कहानी की तारीफ़ आपके इम्तहान में 5 नंबर की दी जाती है, पेपर में, पर्चे में, जो आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम आपको करवाएंगे, याद भी करवाएंगे और पीडीएफ की सूरत में भी मिल जाएगा। और जब हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला स्कूल खुलने के बाद, तो फिर ये सारा काम हम आपको, अगर पीडीएफ में सबक होगा और ये तारीफ़ें नहीं होंगी तो तारीफ़ात जो है वो सारी पीडीएफ की सूरत में या फिर हम आपको क्लास में करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि लोक कहानी कहते किसको हैं। लोक कहानी क्या है? लोक कहानी दरअसल हमारे असलाफ और हमारे अजदाद की जानिब से चली आने वाली दास्तानें होती हैं और ये तवील भी होती हैं। और ये कहानियाँ किसी एक आदमी या जहन की तख्लीक नहीं होती, बल्कि हर दौर में, हर ज़माने में इसकी तरतीब, इसकी तसनीफ़ जो है वो उस ज़माने के लिहाज से की जाती है। और ये दुनिया की हर ज़बान और हर खित्ते के अदब में लोक कहानी के बारे में मौजूद होता है। मुख्तलिफ अहद की रिवायात इसमें जन्म लेती हैं। लोग मतलब इस तरह से समझ जाएं कि लोक कहानियाँ जो हैं वो सदियों का सफ़र तय करके एक शक्ल इख्तियार करती हैं, वर्षे की सूरत में। वर्षा होता है हमारा, नस्ल दूसरी नस्ल को मुंतकिल करती जाती है और ये जो वर्षा होता है ये एक नस्ल दूसरी नस्ल को मुंतकिल करती जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबक की जानिब और मुसन्निफ़ की जानिब। तो सबक जैसे कि आपको पता है कहानी की सूरत में है और कहानी जो है वो है क्या है? सयाना बादशाह। अब हम सबसे पहले आपको मुसन्निफ़ के बारे में बताते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मुसन्निफ़ जो है वो सिंधी अदब से ताल्लुक़ रखते हैं और ये आपको इनके ताल्लुक़ दिया हुआ है किताब में 67 सफ़ा नंबर पर, पेज नंबर 67 पे। और ये आपको याद करना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इससे भी पहले बताया है कि ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए लिखा हुआ है तारुफ में, डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच सिंध के एक गाँव जाफ़र खान लुगारी ज़िला सांगड़ में पैदा हुए। अब ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। आप अभी 6 महीने के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया, ये भी आ सकता है। आपकी तरबियत वालदा और चचा ने की। आपने एमए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एजुकेशन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। ठीक है, यानी डॉक्टरेट की डिग्री ली। डॉक्टर साहब ने क़याम पाकिस्तान के बाद अल्लामा आई काजी की सरबराही में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरक्की और तामीर में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने उर्दू सिंधी लुग़त और सिंधी उर्दू लुग़त डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान के साथ तैयार की। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई पर तहक़ीक़ी मुजल्ले लिखे। सिंधी मौसीकी, सिंधी अदब की तारीख़ और लोक अदब पर किताबें लिखी, यानी लोक कहानियों पर। वो न सिर्फ़ सिंधी बल्कि अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, सराइकी और उर्दू के भी माहिर थे, यानी ज़बानदानी में माहिर थे। बहुत सारी ज़बानें उनको आती थीं। सिंध के इस अजीम फ़र्जन को उनकी वसीयत के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में अल्लामा आई काजी की कब्र के बराबर दफन किया गया। मौजूदा कहानी सयाना बादशाह आपकी तहरीर करदा लोक
किताब लोक कहानी से ली गई है। ठीक है, कहानी बिल्कुल अच्छी, दिलचस्प और मज़े की है। कहानी में सबक है। लोक कहानी में ना मैंने आपको बताया कि एक सबक होता है। हर जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसमें एक सबक होता है। अगर हम एक शेर भी पढ़ते हैं तो उसमें भी एक सबक होता है। इसमें क्या सबक है, इसका मरकज़ी ख्याल क्या होगा? इसका मरकज़ी ख्याल यह होगा कि नामसायद हालात, यानी जब आपके हालात या किसी के भी हालात ख़राब हो जाएं तो उसमें अक्लमंदी से फ़ैसला करना चाहिए कि आया हम इस मुश्किल वक्त में किस तरह से ज़िंदगी गुजारें। कामयाबी इत्तेहाद में है। और सबसे अहम बात, ऐसे मौक़ों पर अगर हम अकेले हो जाएंगे तो हम बिखर जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे। इत्तेहाद में बरकत होती है, तो इत्तेहाद लाजमी है और इंसान की कामयाबी भी इत्तेहाद में ही है। मुत्तहद रहने से क्या होता है कि दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, अब इसमें एक सबक दिया गया है। सबक कहानी में सबक ये होगा, और कहानी इस तरह दी गई है कि कहानी में एक बादशाह है, जब वो बूढ़ा हो जाता है और बीमार हो जाता है बहुत सख्त, और उसको ये इस बात का अंदाज़ा होता है कि अब उसकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, नहीं बच सकता वो, तो वो अपने बेटों को बुलाता है और अपनी जायदाद उनमें तकसीम कर देता है। तकसीम का जो तरीक़ाकार होता है वो उनके बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कैसे आया मेरे बाप ने जो तकसीम जायदाद की है, इसको हम किस तरह अपने अपने हिस्से में लें, कैसे इसको हासिल करें, उनको समझ में ही नहीं आता है। तो वो एक अक्लमंद बादशाह यानी एक सियाना बादशाह के पास जाते हैं, और फिर वो बादशाह उनको बताता है कि इस मसले का कैसे हल होगा। तुम्हारा बाप तुमसे क्या चाह रहा है? ठीक है, तुम्हारे बाप की जो जायदाद है उस वसीयत को वो किस तरह बचाना चाह रहा है, उस जायदाद को उसने ये वसीयत किस तरह से की है, ये कहानी बिल्कुल छोटी सी है, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। किताब में देखिएगा 68 पेज नंबर पर। एक शख्स था जिसके पास बेशुमार धन दौलत थी। अच्छा, अल्फाज मैंने ऊपर लिख दिए। मुहाल, मुश्किल, दुश्वार, पाया, पलंग का पाया। एक पाया वो होता है जो जानवरों का होता है जो हम खाते हैं, यहाँ वो पाया नहीं, ठीक है, लिखते हैं इसी तरह। लेकिन ये पलंग का पाया, पलंग के जो जिस पे पलंग खड़ा होता है, जिसके पाँव, पलंग के पाँव समझ लीजिए, ठीक है। ज़िच करना, परेशान करना, सकरात, मौत की सख्ती, गुत्थी सुलझाना, मुअम्मा हल करना, खाट, चारपाई, कुरानंदाजी यानी किस्मत का फैसला, किसके ज़रिए? पर्ची के ज़रिए। तो इसमें ये बताया, देखिए सबक कहानी पढ़ रही हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। कहानी दिलचस्प है। जब बादशाह सब बीमार हो गया, उसके 4 बेटे थे। एक बार वो सब बीमार हुआ, बहुत इलाज कराया, कोई फ़ायदा ना हुआ। जब बचना मुहाल देखा, उसने देखा कि अब मुश्किल है बचना, तो सोचा कि मेरी जो भी मलकियत है वो भी अपने लड़कों में तकसीम कर दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद आपस में लड़कर जुदा हो जाएं। ये सोचकर इसने 4 देगें मंगवाई और अपनी मलकियत के हिस्से किए, कुछ एक में कुछ दूसरी में। इस तरह चारों देगों में कुछ ना कुछ डालकर चारों देगें जुदा जुदा अपनी खाट के चारों पायों तले गाड़ ली। जब सकरात का वक्त आया, यानी जब मौत की सख्ती आई और जब उसकी जानकनी का लम्हा आया, यानी जब वो मरने लगा, तो उसने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, धन दौलत एक ऐसी शय है, यानी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमेशा खून खराबा होता है, आपस में लड़ाई दंगा फसाद होता है। मैंने अपनी सारी मलकियत चारों हिस्सों में तकसीम कर दी और चारों हिस्से अलग अलग अपनी चारपाई के चारों पायों के नीचे दफन कर दिए। मेरे लिए तुम चारों ही आँखों के तारे हो, यानी मेरे लिए तुम चारों ही बहुत अजीज़ हो, यानी जैसे तारे होते हैं ना, वैसे ही तुम अजीज़ हो, चमकते हुए। मलकियत का कोई भी हिस्सा मैंने छोटा बड़ा नहीं किया, इसलिए तुम में से हर एक मेरे रूबरू अपना अपना पाया मुकर्रर कर लो और मेरे मरने के बाद उनके नीचे जो भी गढ़ा हुआ हो सो खोद कर निकाल लेना। उसने कहा अपनी मर्जी से चारों हिस्से तुम एक एक करके ले लो, ठीक है।
لڑکوں نے باپ کی یہ بات منظور کر لی، پھر قرآن دازی کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا، قرآن دازی یعنی پرچی کے ذریعے۔ جب ساہوکار مر گیا تو چاروں بھائیوں نے کھاٹ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھودی، دھن کی دیگ باہر نکالی، دھن یعنی دولت کی دیگ باہر نکالی۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات رکھے ہیں، دوسری سونے سے بھری ہے، تیسری چوتھی میں کچھ بھی نہیں، صرف ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی پڑی ہے اور دوسری میں دو چار سوکھی ہڈیاں ہیں۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملی وہ تو بڑے خوش ہوئے، باقی دو لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملی وہ سخت ناراض ہوئے۔ بھائیوں سے کہا، اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔ اس پر پہلے دو بھائیوں نے کہا، بابا اپنے ہاتھ سے ملکیت تقسیم کر گئے ہیں، تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے، اب کیا ہوگا؟ آخر ان کی تکرار بڑھنے لگی، یعنی آپس میں ان میں لڑائیاں ہونے لگی اور بات دو چار معتبر لوگوں تک پہنچی، لیکن وہ بھی کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے اور بولے، اس میں کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا شخص سے انصاف کرواؤ۔ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانا یعنی عقلمند شخص کو تلاش کرنے لگے، لیکن ایسا کوئی دانا شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا۔ تب وہ چاروں ساتھ ساتھ ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ بادشاہ ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بھید کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے باپ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا۔ اس نے کہا، تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے اور سونے والا سونا لے لے، جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے، اور جسے ہڈیاں آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے، یعنی جو اس کے جانور ہوں گے نا جو دودھ اور مختلف کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ اس کا مالک ہے۔ جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ کیا لے لے؟ باپ کی زمینیں سنبھال لے، اور جسے ہڈیاں ملی ہیں وہ کیا لے لے؟ مال یعنی چوپائے جو اس کے جانور ہیں جو کھیتی باڑی میں کام آتے ہیں۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر چاروں بھائی بہت خوش ہوئے ہیں اور اس کی شکر گزاری کی۔ چاروں بھائی بادشاہ کی دانش اور دانائی کی تعریف کرنے لگے اور دعائیں دیتے اپنے گھر آ پہنچے، آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔ اس کے باپ نے فیصلہ ہی اسی لیے کیا تھا کہ کسی کو کسی سے الگ نہ رہنا پڑے۔ کہانی جو ہے یہ ماخوذ کس سے ہے؟ لوک کہانیوں سے حصہ اول سے لی گئی ہے، لوک کہانیاں حصہ اول، یہ بھی یاد رکھیے گا کیونکہ یہ بھی ایم سی کیوز میں آپ کے آئے گا۔ مترجم جو ترجمہ کرتا ہے، سندھی ادب سے لی گئی ہے نا یہ کہانی، تو سندھی ادب سے اس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ ترجمہ کرنے والے کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر سعدیہ نسیم آرا سرتاج، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اب اس کے دیکھیں مرکزی خیال جو آپ کو پی ڈی ایف کی صورت میں مل جائے گا، اس کے علاوہ اس کے سارے مشقی سوالات بھی آپ کو پی ڈی ایف کی صورت میں مل جائیں گے۔ جیسے پہلا سوال ہے کہ ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کس طرح تقسیم کی؟ ساہوکار کے دو بیٹے کس بات پر ناراض تھے؟ چاروں بھائی فیصلے کے لیے کس کے پاس گئے؟ بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مرکزی خیال میں جو لکھا ہوا ہے نا 3 پوائنٹ جو لکھے ہوئے ہیں وہ تینوں کے تینوں اس سے سبق ملے گا، یہ سبق اس کا حاصل سبق ہے۔ اس کے بعد خالی جگہ دی گئی ہیں، پھر ہے سوال نمبر 3 کالم الف کو کالم ب سے ملانا ہے، پھر آپ کو نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جس کی مدد سے آپ کو ایک کہانی لکھنی ہے۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 5 صحیح اور غلط کے نشانات ہیں، اور یہ لوک کہانی کی تعریف جو ہے یہ ہم آپ کو اسکول کھلنے کے بعد کاپی رجسٹر میں آپ کے کروا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام آپ پی ڈی ایف کی صورت میں آپ کو ملے گا، یہ کر لیجئے گا بیٹا، کوشش کیجئے گا کہ مصنف کے بارے میں جتنی بھی معلومات دی گئی ہے وہ آپ یاد کر لیں، اور جب آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو ہی فائدہ ہوگا، اور جب آپ ہمارے پاس آئیں گے فزیکل کلاس میں جب ہم آپ سے پوچھیں گے تو دیکھیے گا کہ آپ ہمیں جواب دیں گے، آپ جواب دیں گے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ تو دل لگا کر پڑھیے گا، ہمارا یہ سبق جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ سبق تو بہت چھوٹا سا تھا، کہانی تھی، کہانی بھی اس سے پہلے بھی آپ نے بہت اس طرح کی کہانی پڑھی ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا نا لوک کہانی مختلف شکلوں میں سامنے آتی ہے، میسج وہی ہوتا ہے لیکن اس کی شکل اس کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ اس طرح کی ایک کہانی آپ نے یہ بھی پڑھی ہوگی کہ
एक बूढ़ा आदमी था, वो लकड़ियाँ जो था वो जंगल से जमा करता था, और फिर जब उसके मरने का वक्त आता है, या फिर नहीं, शायद इस तरह था कि एक दौलतमंद आदमी था, जब वो इसी तरह वो मरने लगता है तो अपने बेटों को बुलाता है और उनको अलग अलग लकड़ियाँ देता है तोड़ने के लिए, और फिर अलग अलग सब तोड़ लेते हैं। फिर जब उनको पूरी लकड़ी की गांठ देता है, इकट्ठे 3-4 गट्ठा बना हुआ, गांठ बना हुआ, तो उसके बच्चे अलग अलग नहीं तोड़ सकते हैं। तो उस कहानी से भी यही मैसेज मिलता है कि जब मिलकर रहेंगे, इत्तेहाद से रहेंगे, तो मिलकर रहने में ही फ़ायदा है, और मुत्तहद रहने से हमें कोई नुकसान, कोई भी दुश्मन किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो इस तरह की कहानियाँ जो होती हैं वो ये लोक कहानियाँ कहलाती हैं, और ये मुख्तलिफ़ ज़मानों में उस आबो अजदाद जो होते हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से जो होते हैं वो उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यानी एक वर्षा जो होता है वो कहानी अपनी औलाद को मुंतकिल करता है, फिर वो वर्षा जो होता है अपनी आल औलाद के ज़रिए दूसरे वर्षे में मुंतकिल करता है। अब कहानी लिखने वाला उसकी रद्दोबदल और तब्दीली कर सकता है। ठीक है, तो ये लोग कहानी थी सियाना बादशाह। दास्तानें होती हैं, ये तवील भी होती हैं, इसको आपको मुख्तसर करके दिया गया है ताकि आप इसको पढ़कर सबक हासिल कर सकें, हम और आप। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा ये सबक ख़त्म हो गया। अब इसकी जो PDF आपको दी जाएगी उसके ज़रिए आप इसको होमवर्क अपने रजिस्टर में कर लीजिएगा। साफ़ सुथरा आपको तो आता है काम करना। और बेटा, जब हम ऑनलाइन क्लास में आपसे काम मंगवाते हैं तो बहुत कम बच्चों के काम आते हैं मेरे पास। कोशिश कीजिएगा कि आप सबके काम हमारे पास आएँ। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।